सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम निम्न लेखन का अध्ययन करेंगे जिसे हम इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटिंग कहते हैं। और निबंध का आप अर्थ जानते होंगे, पीछे पढ़ते आए हो, सबसे सीनियर क्लास हो और काफ़ी आप इस चीज़ से अभ्यस्त भी हो चुके हो निम्न लेखन से। तो आज हम इस निम्न लेखन का विस्तृत अध्ययन करते हुए इसको हम आगे निबंध के रूप में लिखेंगे। निबंध का अर्थ, पहले हम निबंध का अर्थ जान लेते हैं कि निबंध कहते किसे हैं। तो भली प्रकार से बंधा हुआ, निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ। नी प्लस बंद, बंद मतलब बांधना और नी मतलब अच्छी तरह से या भली प्रकार से। तो निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ। वाक्य समूह यानी एक सूत्र में बंधी हुई रचना, एक सूत्र में बंधी हुई रचना। जिस तरह बच्चों एक एक मोती को पिरोते हुए माला बनाई जाती है, माला पिरोई जाती है, मोतियों की माला पिरोई जाती है, उसी प्रकार से शब्दों के द्वारा, समूह के द्वारा एक एक पहरे को जोड़ते हुए निबंध की रचना की जाती है। निबंध साहित्य का प्रमुख अंग होता है। साहित्य, हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो निबंध एक प्रमुख अंग के रूप में रहता है। इसे गद्य की कसौटी भी माना गया है। गद्य भाग यानी कथा, जिस तरह हम कथा के रूप में लिखते हैं, गद्य के रूप में लिखते हैं, इसे कसौटी भी माना गया है, क्योंकि हर प्रकार के जो हमारे अध्याय जुड़े होते हैं वो भी एक निबंध का ही रूप होता है। अनेक बिंदुओं को आधार बनाकर एक अध्याय की रचना की जाती है, एक ग्रंथ की रचना की जाती है, या एक बहुत बड़े हिंदी जो साहित्य रचना होती है उसकी की जाती है। निबंध लेखन में शब्द सीमा बंधी हुई होती है, यानी एक निश्चित शब्दों के समूह को मतलब एक लेखन के रूप में किया जाता है, उसे हम निबंध रूप में मानेंगे। उसी में लेखक को अपना बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। निबंध लेखन में अध्ययन और निरंतर अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हम बार बार अध्ययन करेंगे, अपने जो उसके बिंदु होते हैं, मुख्य जो अपने पॉइंट्स निर्धारित करते हैं, उनके आधार पर अगर हम रचना करते हैं तो हमारे लिए एक और निबंध लेखन का अध्ययन होगा और निरंतर अभ्यास द्वारा हम उसमें कुशलता भी प्राप्त की जा सकती है, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो निबंध के 3 भाग होते हैं बच्चों, आरंभ, मध्य और अंत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी यानी उसकी प्रस्तावना किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके मुख्य बिंदु हम क्या रखेंगे। और फिर मध्य भाग के अंदर उस निबंध से संबंधित जो मुख्य भाग है, तो उसके निवारण हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं, वो किस प्रकार के हैं वो देखेंगे। और सबसे अंत में सार रूप में लिखना होता है, जैसे अंत कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। तो हम सबसे पहले आरंभ देखते हैं। निबंध का आरंभ भी पाठक के मन में रुचि और उत्सुकता जगाता है, यानी कि निबंध का सबसे पहला का जो मतलब कह सकते हैं रूप है या मुख्य भाग है या निबंध का जो शुरुआत है वो रोचक होनी चाहिए, पाठक के मन में रुचि और उत्सुकता जगाता हो, उसमें इतना मतलब अच्छी इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, जिससे कि जो पाठक हो, पढ़ने वाला हो, उसमें रुचि पैदा हो। इसलिए निबंध का आरंभ जितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा, निबंध उतना ही अच्छा माना जाएगा। निबंध का आरंभ किसी उदाहरण मतलब किस रूप में उतर रहा है, या हम किस तरह से निबंध को लिखा गया है, किस को आधार बना के लिखा गया है। उक्ति, उसकी कहे गए जो कथन होते हैं, घटना वर्णन, किस प्रकार की घटना का वर्णन कर रहे हैं, काव्य पंक्ति और किस प्रकार से उसमें काव्य रचना, एक काव्य के अंदर मतलब अनेक प्रकार के छंद हैं, अलंकार हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे जो रोचक बनाते हैं, मुहावरेदार हो सकता है, लोकोक्ति के आधार पे हो सकता है। इस तरह से हम उसे एक सूक्ति से किया जा सकता है। सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति, अच्छे कथन के द्वारा जिसमें अनेक प्रकार के रोचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। तो आरंभ जो प्रस्तावना होती है वो इस रूप में की जाती है जिससे पाठक को वो रुचिकर लगे। तो यहाँ इतना ध्यान देना आवश्यक होता है। और मध्य भाग के अंदर देखिए,
इस भाग में विषय को स्पष्ट किया जाता है। इस भाग में विषय यानी किस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, तो इस चीज़ को हम स्पष्ट रूप से करना होता है। यह निम्न का मुख्य भाग होता है। इसमें विषय को अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर, तो बच्चे अनुच्छेद जानते हो, यानी अलग अलग पहरे। जैसे हम अध्ययन करते हैं, कोई भी अध्याय का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर अनेक पहरों में बंटे हुए होते हैं। वो पहरे में अलग अलग एक लेखक अपने विचार प्रकट करता है, यानी वो किसी अनेक प्रकार के विचारों को अलग अलग पहरों के अंदर बांटकर उसमें वो उसको रचना करता है। तो निबंध भी इसी रूप में होता है, जिसका मुख्य अलग अलग विषय को स्पष्ट करते हुए अलग अलग भाग बनाकर उसको अनुच्छेदों में बांटकर निबंध का विकास किया जाता है। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसका विषय ही चेंज कर दें, तो एक ही विषय के अंदर अलग अलग उसके मान लो विचार रखे हुए होते हैं कि उसका कारण, यानी अगर हम मान लो जैसे कोई निबंध है तो उसका कारण हम क्यों रच रहे हैं उसको, उसमें यानी समस्याएं, उसकी कठिनाइयाँ या वो कारण उसके अंदर जो निहित होता है उसको, और फिर उसका निवारण का रूप में, तो ये दोनों अलग अलग उसके पार्ट्स बन जाते हैं। तो यही उसके अनुच्छेद कहलाते हैं। यहाँ पर अलग अलग एक दूसरे से मालूम अलग अलग न होकर एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होने चाहिए, ताकि पाठक को लगे कि वह एक विषय पर क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहा है। विचारों के समर्थन में उक्ति, सूक्ति, काव्य पंक्ति आदि उद्धृत किए जा सकते हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ या मालूम कह सकते हैं अलंकार हो गए, यानी कि रुचिकर, पाठक को रुचिकर लगने वाले अनेक प्रकार के हम जो श्रृंगारस के या और अन्य प्रकार के ऐसे जो काव्य पंक्तियाँ होती है उनको उद्धृत किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उतारा जा सकता है। तो बच्चों ये था मध्य भाग, यानी मध्य भाग काफ़ी मोस्ट है जो पाठक को रुचिकर होना चाहिए। और अंत में अगर बात की जाए तो निबंध का जो उपसंहार होता है उसको कहेंगे स्वाभाविक, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली होना चाहिए। यानी उसको स्वाभाविक यानी कि उसमें किसी प्रकार की हमें बनावट या बनावटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो पूरा हम करके आए हैं उसका सार लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध का समग्र प्रभाव उसके अंत पर भी निर्भर करता है, अतः इसका प्रभावशाली होना आवश्यक है। तो बच्चों ये निबंध के जो 3 भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत, इनके आधार पर ही एक निबंध की रचना की जाती है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे निबंध लिखने के निम्नलिखित जो बात आवश्यक होती है उसको ध्यान में रखेंगे कि एक अच्छे निबंध के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा निबंध लिखने के लिए या एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, निबंध लिखने से पहले विषय की जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब किस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उससे संबंधित उसके जो मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको भी अच्छी तरह से हमें देखना चाहिए कि किस विषय पर बात हो रही है, उसके क्या क्या है, उसके निवारण क्या है, उसके कारण क्या है, ये सब हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ही हम एक अच्छे निबंध की रचना कर पाएंगे। और अपने विचारों को भी व्यवस्थित कीजिए, मतलब अपने विचारों को भी व्यवस्थित करना होता है, तो ही हम एक अच्छे निबंध की रचना करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम विषय की जानकारी प्राप्त करते हुए उस पर अनेक विचारों को व्यवस्थित करेंगे। निबंध का आरंभ सशक्त और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पाठक को रुचिकर लगे, उसको उसके अंदर उसको जानने की, उस विषय के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो, जिससे कि वो आगे अच्छे अपने मानो रुचि रहते हुए या उसके लिए रुचिकर हो, जिससे वह रुचि लेते हुए उसका अध्ययन करे। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। क्या हम एक ही बात को बार बार दोहराते रहेंगे तो उसमें नीरसता आ जाती है, नीरस हो जाएगा, वो रुचिकर नहीं रहेगा। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सब सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथन, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट मालूम कर सकते हैं कि व्यक्तियों के कथन यानी कि जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होती है, हमें उन के जो उचित उस जो निबंध से जो संबंधित उचित हो, हमें उनका प्रयोग कर सकते हैं। विषय संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भाषा की शुद्धता और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों हिंदी है और हिंदी के अंदर इन सब का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर हिंदी के अंदर हम अगर विराम चिन्हों का या वर्तनी का अगर शुद्धिकरण नहीं रख पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो हमारी इस भाषा के अंदर त्रुटि पैदा हो जाती है, जो हिंदी विषय के लिए उचित नहीं। निबंध के अनुच्छेद निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी कि अनुच्छेद ऐसा नहीं हो कि उसके अलग अलग विषय हो जाए। अगर हम किसी एक विषय के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे हम बात कर रहे हैं जंगल, यानी जंगल के लाभ की बात कर रहे हैं मान लो, और हम बात करने लग जाएं किसी और सब्जेक्ट से संबंधित, या मान लो किसी और के ऊपर हम लेकर बात शुरू कर दें। जैसे अगर हम जंगल की बात कर रहे हैं और हम शुरू कर दें किसी तीसरे टॉपिक को लेकर, उसमें अलग ही बात अलापने लग जाएं। या जैसे हम कह सकते हैं बाजार का दृश्य, या कह सकते हैं मेले का दृश्य, तो यहाँ हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ अपना अनुच्छेद बीच में ही हम मेले के जो दृश्य होते हैं उनका वर्णन शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता। तो अलग अलग अनुच्छेद, अगर हमारे जितने भी अनुच्छेद हम उसके अंदर जोड़ रहे हैं, उनको एक ही विषय के आधार पे उनमें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। तो ये थी एक अच्छे निबंध लिखने की विशेषताएं। तो बच्चों आप इसमें ध्यान दोगे। और अगर निबंध के प्रकार की बात की जाए तो निबंध मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो प्रमुख निबंध होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो हम देखते हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध होता है। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ और प्रकृति से संबंधित किसी विशेष वस्तु का वर्णन किया जाता है। मान लो चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उनका वर्णन किया जाता है, यानी वर्णन करके भी बताया जाता है। उसके विषय जो वस्तु है उसको अच्छी तरह से समझाया जाता है। और सेकंड नंबर विवरणात्मक, पहले तो था वर्णनात्मक और दूसरा है विवरणात्मक, यानी विवरण प्रकट करना, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा बताना। पर्यटन घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जैसे पर्यटन के बारे में पूरा वर्णन करके बताना कि किस प्रकार से पर्यटन होता है, उसके स्थान कौन से होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, तो यानी उसका पूरा विवरण देना। अगर कोई घटना की बात करें, कोई घटित घटना का, तो भी उसका पूरा विवरण देना होता है। अगर साहसिक कार्य है तो किस प्रकार से साहसिक कार्य हुआ, तो उसका विवरण देना। तो इस तरह से हम इनके ऐतिहासिक घटनाओं, इनका आदि का विवरण जो निबंध की श्रेणी उसमें रखते हैं। इस प्रकार निबंधों में कल्पनाओं का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब काल्पनिक भी होते हैं। कि अगर हम पर्यटन की बात की जाए, अगर पर्यटन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा बना दें तो इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसा बने तो ऐसा होगा। घटनाएं की बात की जाए तो अगर ये घटना कह दें, अगर अत्यधिक बारिश आएगी तो बाढ़ का रूप धारण ले सकती है, तो ये एक तरह हमारी कल्पना है कि बाढ़ आएगी तो ऐसा हो जाएगा, बहुत विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर हम काल्पनिक स्वरूप भी रख सकते हैं, या हम कोई भी आगे कार्य करने के लिए अगर कोई भी विचार करते हैं तो हमारे लिए वो एक काल्पनिक स्वरूप होता है। तो ये सेकंड नंबर पॉइंट था। आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में देखिए बच्चों, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म और संस्कृति, राजनीति, खोज,
मनोविज्ञान आदि से जो लिखे हुए होते हैं, विषय पर लिखे होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इनमें लिखने वाले व्यक्ति की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है, यानी कि विचारात्मक निबंध एक बहुत अच्छा राइटर जो लिखने की कोशिश करता है वो अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रखती है। यानी हर बच्चों जो राइटर या कवि होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की विशेषताएं अक्सर पाई जाती है। और जो मुख्य रूप से 4 नंबर भावात्मक कल्पनात्मक निबंध भी कहते हैं इसे, यानी कि कल्पनाओं का, यानी कि कोई भी लेखक कवि होता है उसमें अपनी कल्पनाओं और भाव जो मुख्य रूप से करता है वो बड़े प्रधान रहते हैं, इसलिए इसको भावात्मक या कल्पनात्मक निबंध के रूप में भी कहा जाता है। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े हुए होते हैं, यानी लेखक अपने ही विचारों भावों को प्रकट करता है, अपनी कल्पनाओं को प्रकट करता है। या जैसे कोई भी राइटर कोई भी अगर निबंध लिख रहा है तो वो अपनी विशेषताओं को या अपनी जो चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, तो उनको भी प्रकट कर सकता है। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा मित्र, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, तो यहाँ पर अगर हम खुद भी एक राइटर बनकर जब हम इसका वर्णन कर रहे हैं तो हम उसे मालूम कह सकते हैं वो हमारे लिए भावात्मक या कल्पनात्मक निबंध के रूप में होगा। तो बच्चों आगे अगर भाषा शैली की बात की जाए तो निबंध भावों का भंडार होता है, मतलब अपने विचारों का, अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव या हम जो देखते हैं उस दृश्य को वर्णन के रूप में, तो यानी वर्णनात्मक हो जाएगा। अगर हम उससे जो बात हम बता रहे हैं किसी को, अगर हम इससे पूरा वर्णन करके बता रहे हैं, मान लो उसका यानी कि वर्णन कर रहे हैं और उसका पूरा विवरण दे रहे हैं तो वो विवरणात्मक हो जाएगा। और अगर हम उससे संबंधित अगर किसी विषय के ऊपर आधार बनाकर हम उससे चिंतन कर रहे हैं या चिंतन शैली में अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम उसके अच्छाई बुराई को बता रहे हैं तो वो हमारे लिए विचारात्मक हो जाएगा। और यदि हम अपने भावों को प्रकट करें कि ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं ऐसा होता तो मैं अगर ये खिलाड़ी बनता तो मैं ऐसा करता, इस प्रकार के अगर विचारों की बात की जाए तो वो हमारे लिए भावात्मक या कल्पनात्मक निबंध के रूप में होगी। तो यहाँ पर जो निबंध होता है वो भावों का भंडार होता है। भावों को स्पष्ट करने के लिए भाषा सरल और प्रभावमान होनी चाहिए और उसमें मुहावरों लोकोक्तियों द्वारा भाव गंभीर को उद्घाटित करना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम निबंध की जो भाषा शैली है वो रोचक रखनी चाहिए और उसमें उचित बिंदुओं को आधार बनाकर ही एक विषय के रूप में हमें उसके अंदर प्रकट करने चाहिए। तो बच्चों निबंध 2 प्रकार से लिख सकते हैं। प्रथम प्रकार में तो निबंध की रूपरेखा को मन रखकर, इन रूपरेखा के द्वारा जिसमें अनेक प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, जो शीर्षक होती है जिसे हम हेडिंग कहेंगे, कहकर हम निबंध लिखे जाते हैं। और एक होता है पृथक विचार को अनेक अनुच्छेदों में क्रम से लिखते हुए उसको हम कर सकते हैं। दूसरे प्रकार में निबंध की रूपरेखा लिख ली जाती है और उसी के अनुरूप एक हेडिंग डालकर विचारों को लिखते हैं, यानी कि पॉइंट्स के अंदर। और अगर हम सीधी हेडिंग डालकर शुरू करते हैं तो वो अलग अलग पहरों के अंदर होती है। तो बच्चों आप सीनियर क्लास के बच्चे हो तो आपके अंदर उन पॉइंट्स को बनाकर अनेक प्रकार के अनुच्छेद बनाकर हमें लिखना चाहिए। उसके अलग अलग प्रकार से पॉइंट्स बिंदु को रखकर करना चाहिए। तो अब आगे हम अपने जो निबंध है उसका अध्ययन करेंगे, निबंध के रूप में करेंगे। तो आगे क्रमशः देखते हैं। तो बच्चों हम क्रमशः अध्ययन करते हुए या कंटिन्यू अध्ययन करते हुए आज हम स्वच्छता का महत्व जो हमारा निबंध है उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और आप उसको अपनी नोटबुक के अंदर रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संकेत बिंदु से। स्वच्छता यानी संकेत बिंदु जो हमारा आधार होता है निबंध लिखने का, जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे निबंध किया जाता है, अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग
5 प्रकार के ऐसे निबंध मिलेंगे या कह सकते हैं अनुच्छेद मिलेंगे, जिनको हमें एक निबंध के रूप में बांधना है, एक निबंध की रचना करनी है। तो स्वच्छता क्या है? तो सबसे पहले हम स्वच्छता के बारे में जानेंगे भी स्वच्छता क्या है, जिसके ऊपर हम उसका वर्णन कर रहे हैं। स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के प्रकार जो हम इसको मध्य भाग मानकर करेंगे, जिसके अंदर उसका पूरे प्रकार के बारे में, स्वच्छता के लाभ के बारे में, फिर हमारे स्वच्छता के अंदर हमारा क्या योगदान रहेगा। तो इस प्रकार से हम उस मध्य भाग मानकर जो रुचिकर होना चाहिए के रूप में लिखेंगे। और आखिर में उपसंहार, जो हमारे अंदर भाव या हम क्या क्या करने वाले हैं, या कल्पना रूप में कह सकते हैं कि हम स्वच्छता के लिए ये आगे क्या क्या करेंगे। और आगे भविष्य के लिए जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो हम एक कल्पना रूप में उसको बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। तो बच्चों, आप इसके ऊपर अच्छी तरह से इनको लर्न करते हुए, इसको फाइंड करते हुए आप निश्चित रूप से करेंगे। और निबंध रचना बच्चों अच्छी तरह आनी चाहिए। आपको पता है हिंदी के जो प्रार्थना पत्र, निबंध या संवाद लेखन, विज्ञापन या इस तरह से व्याकरण का जो पाठ होते हैं, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स के होते हैं और इनको अच्छी तरह से हमें लर्न करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाने के, मतलब आपके लिए फ़ायदा साबित हो, बेनिफिट बने या हमारे लाभकारी हो। तो हमें अच्छी तरह से इनको लर्न करना चाहिए। तो इन पॉइंट के आधार पर आप कहीं से भी अपने मान लीजिए इसको फाइंड करके लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन ये पॉइंट्स आपके होने आवश्यक है। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता में हमारा योगदान और उपसंहार, इन सब को लेकर आप इनका वर्णन कर सकते हैं। तो आगे आप अपने वर्ग के अंदर निबंध लिख कर लाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्रमानुसार कुछ निबंधों का अध्ययन करेंगे। तो आज आपने निबंध के बारे में जाना और आपको आज स्वच्छता का महत्व के बारे में लिखते हुए निबंध लिखेंगे अपने नोटबुक के अंदर। और बच्चों, ये वर्क आपको अनिवार्य रूप से करना है, कहीं ऐसा न हो जब हमारे यहाँ ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो या स्कूल आपके लगने शुरू हो और उस समय आप वर्क आपका पूरा न हो, फिर आपको कोई समस्या हो। तो बच्चों, वर्क तो आपको पूरा करना ही है, तो अब से साथ साथ में करते रहना। जो आपको वर्क करवाया जा रहा है वो साथ साथ में पूरा करना। और कल सैटरडे को आपकी नोटबुक, मान लो आगे नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा उसकी नोटबुक चेक की जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे भेजना, वर्क कंप्लीट करते हुए सुंदर राइटिंग के अंदर, क्योंकि बच्चों हिंदी में राइटिंग का काफ़ी महत्व होता है, वर्तनी का काफ़ी महत्व होता है। जितना अच्छा कार्य आप सुंदर राइटिंग में करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपना कार्य पूर्ण रखेंगे। जय हिंद।